जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का मॉडल पेपर। ये जो मॉडल पेपर है इसमें आपको बायोलॉजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ में केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में जाइए, आप कम से कम 10 साल का मॉडल पेपर तैयार करके जाइए और 10 साल का मॉडल पेपर तैयार करने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान का ये जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और उसके लिए दूर बिंदु कहाँ पर होगा। यदि आपको पता होगा, कोई भी यदि छात्र होगा हाई स्कूल का वो जानता होगा, यदि किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको नजदीक की चीजें एकदम साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है। एक बार और बता रहे हैं, जिसको भी निकट दृष्टि दोष होता है उसको नजदीक की चीजें एकदम साफ साफ दिखाई देती है और दूर का चीज साफ साफ नहीं दिखाई देता है। व्यक्ति के आंखों में इस दोष को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में बोला है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु कहाँ पे होगा। तो यदि निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक की वस्तु एकदम आराम से देखेगा 25 सेंटीमीटर तक, उसके उधर का वस्तु नहीं देख पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि उसको दूर का चीज तो दिखाई नहीं देगा, मतलब कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखा है तो वो तो दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए उसको निकट दृष्टि दोष वाले के लिए पहला हम लोग देखते हैं तो क्या है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु होगी। फिर आपको बोला अनंत पर, अनंत को उसकी दिखाई नहीं देगी। तो अब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, तो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी तो साफ साफ देख लेगा। इसका मतलब यह है यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए जो दूर बिंदु होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि अनंत से कम दूरी पर, अनंत से कम दूरी पर उसका क्या रहेगा, निकट दृष्टि दोष। तो आप बोल सकते हैं चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपसे पूछ दिया है। तो देखिए पहली बात कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, यह आपको याद होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और इसके 4 मात्रक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक है और चारों मात्रक आपको पता होना चाहिए। चारों मात्रक में पहला मात्रक आपका होता है टेस्ला। पहला ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। एक मात्रक टेस्ला होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा मात्रक आपका होता है न्यूटन बट्टा एम्पियर मीटर, न्यूटन बट्टा एम्पियर मीटर। और चौथा मात्रक होता है गॉस। जो चौथा मात्रक होता है क्या होता है, गॉस। हम लोग देखेंगे कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप बी देखिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र का 4 मात्रक आपको याद होना चाहिए, टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया है कि ऊर्जा का आपका मात्रक पूछा है। देखिए ऊर्जा का जो मात्रक होता है आपको पता होना चाहिए कि देखिए किलोवाट जो होता है, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है आपको किलोवाट। तो किलोवाट आपका सामर्थ्य का मात्रक होता है। फिर दे रहा है अश्वशक्ति, अश्वशक्ति भी सामर्थ्य का मात्रक होता है। फिर आपको दे रहा है जूल प्रति सेकेंड, ये वाला सही है, जूल प्रति सेकेंड। लेकिन जूल प्रति सेकेंड आपको ये भी गलत है। देखिए जूल प्रति सेकेंड भी आपका पी का होता है, क्योंकि पी बराबर, देखिए पी बराबर आपका फार्मूला होता है W अपॉन T, ये सूत्र होता है। और W क्या होता है, जूल, और नीचे क्या है, समय, जूल प्रति सेकेंड। मतलब कि ये भी नहीं होगा, अश्वशक्ति हो भी नहीं करेगा, विद्युत ऊर्जा वाट नहीं होता है, क्योंकि वाट का आता है कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रक वाट भी होता है, अश्वशक्ति भी होता है, किलोवाट भी होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए पहले का किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा इसका आंसर होना चाहिए। किलोवाट घंटा जो होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है और केवल किलोवाट होता है वो विद्युत सामर्थ्य का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कब, जब किलोवाट घंटा रहेगा तब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि आगे वाले क्वेश्चन में देखिए न्यूमेरिकल दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जो कि न्यूमेरिकल है, ये बड़े नंबर में भी आता है और आपका 1 नंबर में दिया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। 2 बात याद रखिएगा, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। फिर रिपीट, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है, माइनस में होती है। और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है। तो आपको यहाँ पर देख क्या दिया है, आपको दिया है कौन सा लेंस है, अवतल।
हमेशा याद रखिएगा कि इसके लिए फोकस दूरी इसका जो होता है वो होता है माइनस। तो माइनस फोकस दूरी आपको दे दिया है, फोकस दूरी दिया है माइनस के 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा आपको कह दिया है कि एक वस्तु अवतल लेंस के सामने एक वस्तु कहां पर रखा गया है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो यू दे दिया है, लेंस से वस्तु की दूरी यू होती है। तो लेंस से वस्तु की दूरी दे दिया है माइनस के 50 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आपसे पूछा है ना, बताइए कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो प्रतिबिंब के लिए भी आपसे पूछ दिया है, भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये लेंस है, तो लेंस के लिए जो फार्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस का होता है। यही पे यदि हम प्लस कर देते हैं तो दर्पण का फार्मूला हो जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो लेंस है तो हम लोग वैल्यू रखते हैं, f की वैल्यू देखेंगे तो ये माइनस के 20, माइनस नीचे लिखिए क्या माइनस ऊपर लिखिए, बात एक ही होता है। फिर यहां से देखिए 1/v और यहाँ पर आपको भरना है यू के जगह पर, यू के जगह पर क्या रखना है माइनस के 50। जब माइनस 50 आप भरेंगे इस माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1/20 और इधर आपका बचेगा 1/v और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/50। 1/50 उधर प्लस है, इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से जब आप हल करेंगे ये हो जाएगा माइनस के 1/20 और उसके बाद ये जो उधर प्लस है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 1/50, उधर आपका बच जाएगा 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 100 होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 20 से काटेंगे, तो 20 5 100, 5 बार में कटेगा तो 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 से कम 5, फिर माइनस 50 से काटेंगे 50 दूना के 200, 50 दूना के 100 2 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 2। यहाँ से गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो माइनस माइनस जुड़ के माइनस माइनस क्या होगा -7 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 100 बराबर 1/v। अब इसको उल्टा कर देंगे, जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 100/7 बराबर 1/v। अब देखिए जब 100 से 7 में भाग देंगे तो आपका आएगा, देखिए ये आएगा 14 आएगा 3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आएगी v की, और ये वैल्यू आएगी निगेटिव में, ये जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। आप भाग देके देख सकते हैं माइनस के 14.3 यहाँ पे वैल्यू रहेगा निगेटिव में, यहाँ जो वैल्यू होगा वो होगा निगेटिव में माइनस 14.3 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये क्या है ये आपका दिया है निगेटिव में आया था, इसलिए वैल्यू क्या रहेगा आपका यहाँ पर निगेटिव रहेगा, जो कि आपको टाइप करने में गलती हो गया है। ये अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध है, 4 ओम का 4 प्रतिरोध है, हर एक प्रतिरोध 4 ओम का है और 4 प्रतिरोध रखा है। पहले प्रतिरोध भी 4 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध भी 4 ओम का है और ऐसे ही तीसरा प्रतिरोध 4 ओम का है और चौथा प्रतिरोध भी आपका कितना ओम का है 4 ओम। चारों प्रतिरोध दिया है 4 ओम का है और बोला है कि इसको समांतर क्रम में जोड़ देना है। जब आप समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे तो 1/r बराबर लिखेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ये फार्मूला होता है समांतर क्रम का। जब समांतर क्रम में आप जोड़ते हैं तो 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3 और 1/r4, और श्रेणी क्रम के लिए होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4। अब वैल्यू हम लोग भरेंगे 1/r बराबर r1 देखेंगे तो r1 की वैल्यू कितनी है 4 और r2 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है 4 और r3 भी कितनी है 4 और यहाँ भी देखिए r4 भी कितनी है 4। सबका हर क्या है, सबका हर सेम है। जब हर सेम रहता है तो अंश को क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं। सारे का हर क्या है सेम है, तो अंश को जोड़ेंगे 1 धन, यहाँ से अंश को जोड़ते जाइए 1 धन 1 धन 1 धन 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 4, ये भी हो जाएगा आपका 4/4। इसको उल्टा भी करेंगे तो r बराबर कितना आएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, r बराबर हो जाएगा 1 ओम। इसका आंसर आ जाएगा r बराबर 1 ओम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद्युत बल्ब में कौन सा तंतु किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का। सबको पता होगा, हर एक लड़के को पता होगा कि जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन तंतु का लगा होता है। टंगस्टन जो होता है उसका विद्युत बल्ब में यूज होता है टंगस्टन का तंतु में। अगला बोला देखिए ये क्वेश्चन, अवतल लेंस बोला है,
एक बात देखिए, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों एक दूसरे के भाई होते हैं। कैसे देखिए, यदि आप अवतल, ये देखिए पहले ये देख लीजिए, ये आपका उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस और अवतल दर्पण यहां देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बना, ये आपका अवतल दर्पण है और ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में भी 6 कंडीशन बनता है और अवतल दर्पण में भी 6 कंडीशन बनता है। इसमें 5 कंडीशन जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं और जो 6वां कंडीशन होता है वो आभासी होता है। इसमें भी 5 कंडीशन वास्तविक होते हैं और जो 6वां कंडीशन होता है वो आभासी होता है, जो कि कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और एक बात और याद रखिए, अवतल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस उत्तल दर्पण, ये दोनों एक दूसरे के भाई होते हैं, क्योंकि अवतल लेंस में 2 कंडीशन बनता है और दोनों को दोनों आभासी बनता है, दोनों को दोनों सीधा बनता है। दोनों को दोनों आभासी बनेगा, दोनों को दोनों सीधा बनेगा। फिर ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी 2 ही प्रतिबिंब बनेगा और दोनों को दोनों आभासी और दोनों को दोनों सीधा। तो आपसे क्या दिया है, आपसे बोला है कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस उत्तल दर्पण। देखिए अवतल लेंस जो बना है तो बोलेंगे अवतल लेंस में 2 कंडीशन, 2 कंडीशन, और दोनों को दोनों कैसा, दोनों को दोनों आभासी और क्या, सीधा। हम लोग देखेंगे कहाँ है, यहाँ है, आभासी भी है और सीधा भी है और वस्तु से छोटा भी बनता है। वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। किसमें, इन दोनों में, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक केमिस्ट्री है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड। देखिए कैसे, अमोनिया NH3 और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए होलर, होलर जो थे वो बर्जीलियस के शिष्य थे। होलर कौन थे, बर्जीलियस के शिष्य थे। बर्जीलियस ने कहा था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए जीवधारी की आवश्यकता होती है, सजीव जीवों की आवश्यकता होती है। लेकिन होलर जो बर्जीलियस के शिष्य थे, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोगशाला में उन्होंने बताया था कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए लैब में सबसे पहले कौन बनाए, होलर। होलर ने क्या बनाया था, यूरिया, अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया था। होलर ने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनाया और कहां बनाया, लैब में बनाया था। और किसके शिष्य थे, बर्जीलियस के शिष्य। और क्या बनाया, यूरिया, यूरिया बनाए थे किसको गर्म करके, अमोनियम साइनेट और कार्बनिक यौगिक को गर्म करके इन्होंने क्या बना दिया था, यूरिया। यूरिया ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या कर रहा है, देखिए धावन सोडा, जो धावन सोडा होता है इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब ये क्या करता है 10H2O वाला, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है धावन सोडा। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। तो आपको क्या कह रहा है, धावन सोडा का फार्मूला बताइए। तो धावन सोडा आपको याद होना चाहिए कि Na2 और CO3 इंटू 10H2O, ये फार्मूला होता है किसका, धावन सोडा का। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए कह रहा है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है कि भौतिक अभिक्रिया है। तो देखिएगा कि मैग्नीशियम के फीते को जलाइए या कागज जलाइए या दूध से दही बनता है या कहे हम लोग क्या करते हैं, श्वसन सांस लेते हैं या भोजन का पचना होता है, जो हम भोजन पचता है वो भी अभिक्रिया जो होती है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना हुआ, सांस लेना हुआ, दूध से दही बनना हुआ, और यहाँ तक कि मैग्नीशियम का जो फीते का जलना होता है वो भी कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया ये होती है क्या क्या, एक बोले हैं कि भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, सांस लेना भी रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है, और यहाँ से बोला है कि मैग्नीशियम के फीते का जलना ये भी कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन को देखिए, 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है। इसमें नाम है जर्मन सिल्वर, यहां से आप देखेंगे सिल्वर, तुरंत मारेंगे कहेंगे सिल्वर ही होगा, सिल्वर को देख के सिल्वर ही मारेंगे, लेकिन सिल्वर इसमें होगा ही नहीं। इसका बोला है सिल्वर हो भी नहीं करेगा, ठीक है, इसका आंसर सिल्वर नहीं होगा, क्योंकि इसका बोला है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है।
तो इतना याद रखिएगा, सिल्वर ही नहीं होता है। ऑप्शन में देख के लड़के कहेंगे सिल्वर होता होगा, सिल्वर मार देंगे, लेकिन सिल्वर नहीं होता है। इसमें होता है कॉपर, जो कि होता है 60%, कॉपर होता है 60%। उसके बाद आपका होता है जिंक, जिंक होता है 20%। और उसके बाद आपका होता है निकिल, निकिल भी आपका होता है % 20%। ये तीनों मिलकर बनाते हैं जर्मन सिल्वर। तो कभी भी याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी आपका सही है। रहता कौन है? कॉपर, जिंक और निकिल। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं 12 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आपको जो लड़का समयावता पढ़ा होगा वो इसको कर लेगा। समयावता का मतलब देखिए क्या कह रहा है कि पेंटेन के कितना समयावता बना सकते हैं, कितना संरचनात्मक समयावता बना सकते हैं। मतलब कि पेंटेन जो है उसमें 5 कार्बन होता है, उसको लेके कितना स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो आप 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। तो हम लोग चलते हैं नॉर्मल पेंटेन कैसे बनेगा। तो देखिए नॉर्मल पेंटेन कैसे बनता है। 5 कार्बन है, लाइन से लिख दीजिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गया। ये नॉर्मल पेंटेन बना रहे हैं। देखिए कैसे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की संख्या 4 होती है, और ये बनाएगा 4 बांड। एक बांड बन चुका है, 2 बांड, ये 2 बांड, यहाँ देखिए 3 बांड और ये 4 बांड। पहले बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं। इस कार्बन के पास कितना बांड है? 2 बांड है, 2 की जरूरत है तो 2 बांड और बनाएगा। इस बांड कितने पास? 2 है, 2 और चाहिए, 2 है, 2 और चाहिए। इसके पास 1 है तो 3 चाहिए। अब सबसे क्या करते हैं? सबसे हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इससे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहां जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं हम लोग हर जगह। अब ये बन गया, इसका नाम हुआ नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम है? नॉर्मल पेंटेन, याद रखो। अब इसके बाद तुमको बताना है, नॉर्मल पेंटेन हो गया, एक नियो पेंटेन बचा है और एक कौन बचा है? आइसो पेंटेन। तो देखो कैसे बनता है, ये देखो, ये ब्रांचेज चेन होता है, शाखा वाला चेन होता है। ये एकदम सीधी श्रृंखला है, ये ब्रांचेज चेन बोलते हैं, शाखा वाला। देखो 1 2 3 4 और एक नीचे इसके लटका दो 5, इसको बोलेंगे क्या? आइसो। आइसो। अब बताओ यहां से देखो, अच्छा बताओ ये कार्बन जो है, ये कार्बन कितना बांड बनाया है? 1। और कितना इसको जरूरत है? 3। तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन से। इसके पास कितना है? 1। तो 3 से जुड़ेगा ये, 3 हाइड्रोजन से। अब देखो इसके पास कितना है? इस कार्बन के पास खुद 3 बांड है, इसको जरूरत है सिर्फ 1 की, 1 हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन। इसके पास देखो कितना बांड है? इसके पास है 2 बांड, जरूरत कितनी है? 2, तो 2 ये ले लेगा, 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन। यहां देखो इस कार्बन को कितना चाहिए? इसके पास 1 है तो चाहिए कितना? चाहिए 3। यहाँ 1 लगाएगा, 1 यहाँ हाइड्रोजन लगाएगा और 1 यहाँ लगाएगा। ये भी बन गया कंप्लीट नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन। अब नियो पेंटेन। देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, बीच में 1 कार्बन और किनारे किनारे 4 कार्बन लगा देते हैं। ये 4 कार्बन लगा देंगे किनारे किनारे, तो यहां से आपका बनेगा, देखिए ध्यान से, यहां आपका बनाएगा ये कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखिए इस कार्बन को पूछा जाए कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो आप बोलिए 1 भी नहीं, क्योंकि चारों बांड बना चुका है तो इसको चाहिए ही नहीं। इस कार्बन को चाहिए कितना? 3, तो 3 दे दीजिए, 3 हाइड्रोजन। इसको कितना चाहिए? इसको भी 3 चाहिए। इसको भी कितना चाहिए? 3। इसको भी कितना चाहिए? 3। ये इस प्रकार इसके 3 संरचनात्मक समझौता बन सकता है। किसका? पेंटेन का। तो आप क्या आंसर मारेंगे? ऑप्शन नंबर 3, इसका 3 बन सकता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का आ गया, और हमारे सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आइए सर, हेलो बच्चों, तो हम आपको बायोलॉजी बताएंगे। अभी सर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताए हैं, ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे। आगे हम जो बताने जा रहे हैं बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी में आपको हम बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। जो भी क्वेश्चन है पहले आपको थियरी कंप्लीट किए हैं तो आप अच्छे से कर जाएंगे। थियरी सबसे जरूरी होता है कि आप थियरी पढ़े हैं कि नहीं। अगर आप थियरी पढ़े रहेंगे तो बायोलॉजी के सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर ले जाएंगे। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है 14 नंबर से। मानव की विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां ए सी पहचानिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां पहचानना ए और सी दिया हुआ है, और यहाँ पे फिगर आपको बनाकर ड्रॉ किया गया है कि आपको पहचानना है कौन कौन सा है। ग्रंथियां बेसिकली आपकी 3 होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। और आपका क्वेश्चन किससे है? अंतःस्रावी ग्रंथियां से। देखिए अगर आप ग्रंथियों की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो आपके ब्रेन में भी ग्रंथियां होती हैं, गले में भी होती हैं, क्या नाम है, किडनी के ऊपर भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे केवल बोला है ए और
ए और सी आपको देखना है, ए और सी। तो देखिए सबसे पहले ऊपर जो गले में होता है उस ग्रंथि को बोलते हैं थायराइड। क्या बोलते हैं? थायराइड। थायराइड जस्ट उसके नीचे आते हैं तो होता है थाइमस। क्या होता है? थाइमस। और जस्ट आप नीचे आएंगे तो किडनी है और आपके किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्रंथि, जिसको फ्लाई हार्मोन्स कहते हैं, और जो इमरजेंसी हार्मोन्स भी कई लोग बोलते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे क्वेश्चन और बनता है, कई बार पूछा जाता है कि किस हार्मोन्स को फाइट एंड फ्लाई हार्मोन्स कहते हैं, तो आपका है एड्रिनल ग्लैंड। ये ग्रंथि होती कहाँ है? सबसे पहला पूछा, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एड्रिनल ग्रंथि पाई कहाँ जाती है। तो एड्रिनल ग्रंथि हमेशा किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है, उसी के ऊपर स्थित होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट ऑप्शन होगा, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल। थायराइड ग्रंथ कहाँ? गले में, गले के जस्ट नीचे थाइमस, उसके बाद किडनी के जस्ट ऊपर कौन? एड्रिनल ग्रंथि होती है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां। यहाँ पे एक वर्ड देखो दिया है, वो अग्नाशय। क्वेश्चन इससे भी, इस 4 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अग्नाशय से क्वेश्चन बनता है कि पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। तो अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्रंथियां कही जाती है। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? ये भी रीजन है, क्योंकि अग्नाशय क्या करता है? हार्मोन्स और एंजाइम दोनों रिलीज करता है, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आप यहां से तैयार कर सकते हैं कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी पौधे लगे गमले को क्षैतिज दिशा में रखा जाए तो कुछ दिनों बाद वह तने की स्थिति क्या होगी? देखिए जब गमले को आप क्षैतिज दिशा में रख देंगे, एग्जाम्पल लीजिए आप गमले को रख दे रहे हैं क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि क्षैतिज क्या होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है। अगर आप गमले में क्षैतिज किसी पौधे को आप लगाए हैं तो प्रकाश अनुवर्ती होता है। प्रकाश के दिशा में हमेशा जो ऊपर वाला तना होता है उसका विकास हमेशा प्रकाश की तरफ होता है, और जड़ का हमेशा जो है भूमि की तरफ होता है, यानी जमीन की तरफ होता है। यानी जब आप पौधा लगाए हैं तो तना आपका ऊपर जाएगा और जड़ आपका जमीन में जाएगा, यानी अर्थ में जाएगा। तो इसमें आप देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखा है जड़ व तना दोनों क्षैतिज दिशा में ही रहेंगे, गलत है। जड़ ऊपर की ओर जाए, कभी जड़ ऊपर जा ही नहीं सकता है, हमेशा जड़ जो है नीचे ही जाता है, या तो ग्रेविटी की वजह से जाए, या आपको पानी की वजह से जाए, या जैविक विधि से जाए। तीसरा ऑप्शन है जड़ भूमि की ओर मुड़ जाएगा तथा तना ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यही आपका है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। जड़ भूमि की ओर मुड़ जाएगा तथा तना ऊपर की ओर मुड़ जाकर वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन होगा बायोलॉजी से कि दिए गए ग्रंथि से चित्र में ए बी सी को पहचानिए। आपका एक चित्र यहाँ बनाया है, उस चित्र को देख के आप पहचान जाएंगे कि चित्र किसका है। ये आपके ब्रिक जिसको किडनी बोलते हैं उसका फिगर दिया हुआ है, और इसका कुछ फिगर में बताया कि कौन सा कहां पे होगा। तो अभी बताए हैं कि जस्ट ब्रिक के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं ग्रंथि, और उसको बोलते हैं ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? उसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कहां पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। और बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं ब्रिक। क्या बोलते हैं? ब्रिक। और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा इसमें, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी का। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्तन होता है। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो भ्रूण क्या होता है? सबसे पहले ये भी जानिए भ्रूण क्या होता है। जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है तब तक उसका नाम होता है भ्रूण। माँ के गर्भ में जब तक बच्चा रहता है उसको नाम कहा जाता है भ्रूण है। तो उसका परिवर्धन होता है, लिया है क्वेश्चन में, परिवर्धन कहाँ होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो एक होता है फैलोपियन ट्यूब से जान जाइए। अभी आपका ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, फैलोपियन ट्यूब। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है सबसे पहले, यानी स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो इस फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो उसका तो फैलोपियन ट्यूब है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वह युग्मनज जा करके गर्भाशय की दीवारों में चिपक जाता है और वहीं जाके भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन वही पूछा है, मनुष्य में भ्रूण का परिवर्तन होता है तो कहाँ? आपका गर्भाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। पूछा है
बीजों का गोल आकार एवं पीला रंग होता है। हम लोग जब मेंडल के नियम को पढ़ेंगे थियरी पार्ट में, आप अच्छे से जब थियरी पहले पढ़िए कंप्लीट करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा लिया था और प्रयोग करके बताया था। 2-3 एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक उनको एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उनके लंबाई को लेकर, दूसरा उन्होंने आकार और रंग को लेकर किया था। और उसकी क्या क्वेश्चन है, बीजों का गोल आकार एवं पीला रंग होता है। तो ऑप्शन है अप्रभावी, प्रभावी, संकर और अपूर्ण प्रभावी। तो इसका आंसर होगा प्रभावी। प्रभावी क्या होता है, ऐसे लक्षण जो आगे दिखाई देते हैं उसी को बोलते हैं प्रभावी, या जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसको बोलते हैं अप्रभावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। प्राणी एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? आपको विटामिन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने इसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन B2। देखिए एनीमिया क्या होता है। एनीमिया बीमारी जो रक्त की कमी, रक्त छीड़ता है उसको बोलते हैं, रक्त की कमी हो जाती है। इस बीमारी का नाम है एनीमिया रखा गया है। यह कमी विटामिन B12 से होता है। किस कमी से होता है? B12 पे। नॉर्मली आप जानते होंगे विटामिन ए होता है जिससे कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई होता है और एक के होता है। विटामिन ई यहाँ पे आपके पास है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? महिलाओं में बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं बांझपन। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का होता है। लेकिन आपका यहाँ विटामिन एनीमिया रोग पूछा गया है तो विटामिन 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन अब आपका नहीं है, नेक्स्ट आपको अगला हम बायोलॉजी में सबसे पहले बताएंगे आपको थियरी पार्ट में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है। और बायोलॉजी में मेनली आपका फिगर इंपॉर्टेंट होता है कि फिगर आप बनाएंगे और फिगर के जैसे सारे पार्ट लिखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आया होगा और नेक्स्ट टाइम हम आपको थियरी पार्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को बस शेयर करिएगा, बताइएगा कि बायोलॉजी कितने बेहतरीन तरीके से और भी एक्सप्लेन किया जाएगा। जुड़े रहिए इस चैनल से। थैंक यू।